नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। अक्सर लोग अलग अलग फील्ड को चुनते हैं। किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को डांसिंग पसंद होती है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। तो हमने कई चेहरों को हम आपके पास लाते रहते हैं। आज एक खास चेहरा आपके पास लाए हैं, एक युवा चेहरा आपके पास लाए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सिंगर बनना है, आपने कभी सपना देखा था गायक बनने का, तो ये चेहरा आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के ही तुषार श्रीवास्तव की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैंने हमारी पर्दे के पीछे बात हो रही थी, जेब वर्ड बोलते हैं प्यार से इनको लोग। इस शब्द का मतलब कैसे आया और आपने इस शब्द को अब आप कैसे लेके जा रहे हैं? एक्चुअली म्यूज़िकल लाइफ में मेरा नाम जेबर्ड है। जेबर्ड का एक्चुअली मीनिंग होता है, ये एक रियल में एक चिड़िया होती है, एक बर्ड होती है जिसकी बहुत ही स्वीट वॉइस होती है। तो मैंने म्यूज़िक लाइफ के लिए एक नया नाम अडॉप्ट किया है ताकि नॉर्मल लाइफ से हटके लोग मुझे उसमें जाने, जिसमें यहाँ तक लोग मुझे जान रहे हैं। तो जेबर्ड के नाम से सब कुछ म्यूज़िक लाइफ में मेरे को जानते हैं। एक खास सवाल, क्योंकि आप काफ़ी युवा हैं और इस युवा एक जब लड़का इतने आगे पहुंचता है तो किसका सपोर्ट होता है? और जब भी मैं जर्नी की बात करती हूँ, खास करके जब मैंने इंट्रो में भी अपने जनता को बताया, अपने दर्शकों को बताया जो मुझे सुन रहे हैं, कि लोग अलग फील्ड आजकल चुनना चाहते हैं और लेकिन वो टफ भी है, तो आपकी जर्नी कैसे रही? ये ऑब्वियस सी बात होती है कि नॉर्मल हमारे कल्चर में ऐसी जर्नी चूज़ करना बहुत ही टफ़ होता है। मेरी भी जर्नी थोड़ी टफ ही थी हमेशा से, लाइक स्कूल, कॉलेज एंड देन अचानक से आप जब कॉलेज कंप्लीट करते हो तो आपके पास प्रेशर होता है, लाइक कि जॉब करना है या फिर आपको कुछ ऐसा करियर चूज़ करना है जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। हमारे कल्चर में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो आर्ट फॉर्म है या फिर डांसिंग या फिर सिंगिंग जो लाइन होती है, ये बहुत ही इनसिक्योर मानी जाती है। तो मोस्टली पेरेंट्स इसको चूज़ करने में ना बच्चों को बहुत ही कहते हैं कि बहुत रिस्क है, पहले तुम कुछ सेटल हो जाओ, पहले जॉब कर लो, उसके बाद फिर फोकस उस पर करना, ठीक है। सो मेरी लाइफ भी बहुत काफ़ी अलग ही रही है। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था यहाँ तक पहुँचने के लिए, लाइक फैमिली बेसिस पे भी एंड अपने जॉब बेसिस पे भी एंड देन यहाँ म्यूज़िक बेसिस पे भी। इतना आसान नहीं होता है यहाँ तक पहुँचना। सो या थोड़ा डिफरेंट था, लाइफ डिफरेंट थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपने कहा आसान नहीं होता है जब आप एक अलग फील्ड चुनते हैं, पढ़ाई से इतर, गवर्नमेंट जॉब से इतर। एक सवाल मन में आता है, जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या लगता है, वो सिर्फ पैशन को फॉलो करें या फिर एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखें? बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पे फोकस करती है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप मेंटली भी स्टेबल रहते हो, आपको कुछ भी करने में एक्चुअली मज़ा आता है। पर अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और आपके पास पैसे अच्छे खासे नहीं है, तो आप ना ही अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाओगे और ना ही अपनी पैशन पूरा कर पाओगे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ या जॉब लाइफ से स्विच करके अगर म्यूज़िक लाइफ या किसी भी उनकी ड्रीम पैशन फॉलो करने लाइफ में आ रहे हैं, तो उनको बस यही कहना है कि पहले आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर कर लो ताकि आप मेंटली स्टेबल रहो, और फिर आप अपने जो आपका ड्रीम है, पैशन है, उसमें परस्यू करोगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, पर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहोगे तो आप मेंटली हमेशा परेशान रहोगे, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो दैट्स द बेसिक थिंग। रेलवे में आप जॉब करते हैं, आप रेलवे एम्प्लॉय हैं, और मेरी बात हो रही थी आपसे, दर्शकों आपको बताऊं कि 9XM और वीवो खुद इनके साथ है और रेलवे खुद इनको सपोर्ट करता है। ये कैसे हुआ और कैसे आप उनके साथ जुड़े और अब ये कहाँ तक जा रहा है रिश्ता? बेसिकली ये शुरुआत हुई थी कॉलेज टाइम से। कॉलेज टाइम में मैंने कई सारे कॉन्सर्ट्स किए। तो बेसिकली आर्टिस्ट लाइफ में, मतलब मेरे म्यूजिशियंस लाइफ में क्या होता है कि पहले आप स्टूडियो में जाते हो, गाने वगैरह रिकॉर्ड करते हो, एंड देन उसके बाद फिर आप वहाँ से थोड़ा सा फेमस होते हो, थोड़ा नाम कमाते हो, फिर आप लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हो। मेरे साथ क्या हुआ कि कॉलेज टाइम में मैंने लाइव कॉन्सर्ट्स पहले किए, मतलब मैंने अपने बैंड फॉर्मेशन किया, कई सारे कॉन्सर्ट्स किए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, देहरादून मेरा कॉलेज था और दिल्ली, हर जगह किया। एंड देन फिर जब उसके बाद जब आप एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जब कॉलेज लाइफ ख़त्म होने वाली होती है
तो फिर दिमाग में यही आता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कुछ ऐसे सिक्योर जॉब कर लो, पहले जॉब कर लो, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, उसके बाद फिर तुम्हें जो चाहे वो कर लेना। तो सेम थिंग मेरे साथ भी था। तो फिर मैंने जब जॉब्स में स्विच किया तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल हुई म्यूज़िक लाइफ में मेरी। फिर मैंने स्टूडियो लाइफ में उसके बाद एंट्री ली। उस स्टूडियो लाइफ में एंट्री लिया, जॉब के साथ साथ मैंने खुद के कॉम्पोजिशन शुरू किए फ्रॉम 2016 एंड खुद के गाने बनाने शुरू किए। क्योंकि आपकी खुद की पहचान खुद के गानों से होगी। आप कवर सॉन्ग्स गाओगे तो आपको लोग आज सुनेंगे फिर कल भूल जाएंगे। आपके खुद के गाने फेमस होंगे तो आपको ज़िंदगी भर लोग याद रखेंगे। तो वहाँ से मेरी स्विच शुरू हुआ लाइफ में एंड जॉब के साथ फिर मैंने अपने गाने कंपोज करने शुरू किए। जॉब मेरा बहुत बड़ा बेस बना मेरे म्यूज़िक लाइफ और पैशन को कंटिन्यू करने के लिए एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आगे लेके जाने के लिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो फिर मेरे डिपार्टमेंट के लोग, जैसे मेरे रेलवे के लोग, ऑफिसर्स, कलीग, वो भी मुझे सपोर्ट करने लगे, आज भी करते हैं कि हाँ वी आर विथ यू। एंड सेम जितने मेरे अपने लोग हैं लाइक टीम जेबर, जितने भी हैं सारे, वो सब सपोर्ट करते हैं। तो वो मोटिवेशन बना कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उसके बाद फिर जब अपने गाने और कलेक्शंस फिर मैंने धीरे धीरे लेबल्स को भेजना शुरू किया। फिर 9XM इंटरनेशनल टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड ने मुझे चूज़ किया, उन्होंने मेरे गाने सुने, फिर उन्होंने बोला ठीक है वी कैन वर्क विथ यू। ऐसे करते करते फिर कितने गानों के बाद सिलेक्शन हुआ, कितने सैंपल आपको भेजने मैंने 4 अपने खुद के सैंपल्स जो रिलीज़ हो चुके थे वो भेजे और 10 जो मैं अभी बना रहा था, उन्होंने 10 मेरे से मांगा कि 10 और सुनाओ, मतलब कि 1-2 साल तक हम आपको क्यों लें। सो 10 मैंने और सुनाए। देन उन्होंने बोला हाँ ओके ठीक है, हम आपके साथ काम कर सकते हैं बट यू हैव टू वर्क हार्ड। सो क्योंकि वो इंटरनेशनल टीम है टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड, तो उनके साथ काम करना बहुत ही टफ था मेरे लिए, बट ठीक है आई वर्कड ऑन इट। फिर उनके साथ मेरे 4-5 गाने अभी तक रिलीज़ हो गए हैं। फिर उनके माध्यम से, बिकॉज दे आर इंटरनेशनल टीम, मैं वीवो पे लैंड हुआ अभी रिसेंटली। वीवो पे मेरा एक्चुअली व्हाट इज़ वीवो, वीवो इज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वो सारे फॉरेन के सिंगर्स वीवो पे हैं, जस्टिन बीबर एंड मेरी फेवरेट बाइली आइलिश, जितने हैं सारे वीवो पे हैं। इंडिया से कुछ ही आर्टिस्ट है जिनमें से एक मैं भी हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड। तो उनको मेरा गाना पसंद आया एंड अभी मेरा लेटेस्ट गाना ऑनलाइन नाराज़गी रिलीज़ हुआ है जिसने 1 मिलियन क्रॉस किया है। तो वो भी वीवो के थ्रू ही मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मेरी को आर्टिस्ट है काकी, शी इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल सिंगर, तो उसके यूट्यूब चैनल पे वो आया है, लैंड हुआ है। अभी आपका जस्ट रिलीज गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ आप वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाएं। या श्योर। तो फर्स्ट गाना जिसके वजह से मैं 9XM पे थोड़ा सा उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट करना शुरू किया, वो था जाने ना देना, जो ईरान के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं परम पोटकी, उन्होंने म्यूज़िक दिया उसमें, तो उससे शुरुआत हुई थी मेरी। सो वो गाना था तुम मुझे रोक लेना, जाने ना देना, वो मेरी आदत तुमको पता है, जाने ना देना। सो ये था जाने ना देना, जिसकी लाइन लिरिक्स मैंने और मनीष लोहानी, मेरा लिरिसिस्ट है, इज़ फ्रॉम देहरादून, तो हम दोनों ने मिल के लिखी है। ये गाना आपका सेलेक्ट हुआ? जी, ये गाना सेलेक्ट हुआ। पहला गाना यही था जो उनके साथ मैंने काम किया, जो 9XM पोर्टल पे आपको मिलेगा, 9XM टीवी पे। वहाँ पे 1 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है एंड काफ़ी प्रेज़ किया गया। इंटरनेशनल न्यूज़ में भी बहुत ही हर जगह इसका आर्टिकल भी छपा था, परम पोटकी का और मेरा, काकी का, तीनों थे उसमें। सो दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग। आपने कहा कि ये सिलेक्शन के पहले मुझे 10 गाने भेजे, लेकिन ये तो रहा 9XM के साथ रिश्ता जी। उसके पहले भी कभी गाने भेजे हो सैंपल को, क्या रिस्पॉन्ड आया है, कि क्या कभी कोई ऐसा हार्ट ब्रेकिंग रिस्पॉन्ड भी आया कि आप नहीं बन सकते? क्योंकि ऐसे सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं कि क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है अप्रिशिएशन से। जी, ये तो फैक्ट है कि यहाँ पे अप्रिशिएशन बहुत कम मिलता है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिलता है। और 9XM को गाने भेजने से पहले मेरे पास 3 खुद के गाने थे, पर ऐसा नहीं था कि मैं ट्राई नहीं करता था। मैं जब पहला गाना बनाया था मैंने तब भी ट्राई किया था, मैंने कई लेबल्स को भेजा, मेल किया, कोई रिस्पांस नहीं आता था। सो इट वाज लाइक कि मतलब मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, डीमोटिवेट फैक्टर आता था, क्वेश्चन आते हैं आई एम गुड और नॉट। हाँ एग्जैक्टली, आई एम गुड और नॉट, मैं सच में मतलब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, यार रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है लेबल्स का वगैरह वगैरह। तो साथ में मेरा लाइव कॉन्सर्ट चलता था, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि मेरे कॉन्सर्ट में लाइक 500-1000 लोग आ रहे हैं मेरे सामने, वो एंजॉय कर रहे हैं, पर मेरे गाने क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब मेल से रिप्लाइज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, लेबल्स के रिप्लाइज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेशन और मोटिवेशन फैक्टर साथ में चला है मेरे।
तो वो हमेशा एक प्रेज़ बना, एक मतलब प्रेरणा बनी है मेरे लिए। बट हाँ, 2-3 गाने जब मैंने बनाया, उसके बाद भेजा, तो नायक पर रिप्लाई आया। और भी अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स थे, जिनका भी मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ वी आर वर्किंग होता हूँ, तो अभी उससे पहले नहीं ले सकता। तो सब अच्छे-अच्छे हैं, तो उनका भी रिप्लाई आने लगा। फिर मुझे लगा नहीं ठीक है, वो एक टाइम था कि पहला गाना नहीं सिलेक्ट हुआ तो क्या हुआ? दूसरा, तीसरा तो पसंद आ रहा है, और आने वाले 10 के बेसिस पे उन्होंने सेलेक्ट किया, तो वो भी पसंद आ रहा है। इसके पहले आप कितने गाने आप लिख चुके थे? नायक को अप्रोच करने के पहले मैंने 3 ही गाने लिखे थे। अच्छा। नायक को अप्रोच करते टाइम जब उन्होंने मेरे को बोला कि वी वांट, वैसे तो मेरे 40 टू 50 कंपोजिशंस हमेशा आपको मिलेंगे जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, बट एग्जैक्ट वो 10 जो मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, वो मेरे पास 10 थे। तो 10 मैंने लिखे हुए थे उस टाइम कि मैंने तुरंत उनको सुनाया, एंड फिर उसी बेसिस पर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था कि हाँ, वी कैन वर्क विथ यू। आपने कहा आप लाइव कॉन्सर्ट भी करते हैं, तो पब्लिक का तो प्यार हमेशा रहा जी। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए एक मुकाम होता है, आपके लिए क्या रहा कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है? जब लाइव कॉन्सर्ट करता था तो उस टाइम मेरे पास खुद का गाना नहीं था। उस टाइम मैं बॉलीवुड कवर सॉन्ग्स करता था, क्योंकि उस टाइम मुझे ये था कि हाँ, मैं म्यूज़िक पैशन तो था, पर कहते हैं ना, जब आप जर्नी फॉलो करते हो तब धीरे धीरे समझ आती है आपको, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझ आती है। तो जब मैं लाइव कॉन्सर्ट करता था तो मुझे ये पता चलता था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कब तक दूसरों के गाने गाऊंगा। लाइक ठीक है, सारे मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं, अरिजीत है, पेपॉन है, आतिफ हैं, उनके गाने गा के मैं लाइव कॉन्सर्ट करता था, लोगों को पसंद भी आता था, बट कब तक गाऊंगा मैं दूसरों के गाने? मेरी खुद की पहचान मेरे गानों से बनेगी। बीइंग एन म्यूजिशियन, जब तक मैं खुद के गाने नहीं बनाऊंगा, मेरा कोई वजूद नहीं बनेगा, राइट? सो कॉन्सर्ट करते करते ही मैंने अपनी कॉम्पोजिशंस लाइफ शुरू की, क्योंकि कॉम्पोजिशन करना, कोई भी नया गाना बनाना बहुत ही टफ होता है। आप किसी का गाया हुआ गाना तो इजीली गा दोगे, फेमस भी हो जाओगे, लाइक कितने यूट्यूब कवर्स करके लोग फेमस हैं, बट आप खुद के गाने गा के वो मुकाम पे पहुंच रहे हो जहां आपको आपके गाने के लिए लोग बुला रहे हैं, आपके गाने के लिए आप बात करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही टफ होता है। तो मैंने उस लाइन में कदम रखा, कॉम्पोजिशंस किए। दिक्कतें आई कि मतलब पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स पढ़े हैं, कंपोजर्स पढ़े हैं, बट ठीक है, मैंने मोटिवेशन लिया और आगे बढ़ा, कंपोजिशन किया, लोगों को पसंद आया, वो भी चीज़ पसंद आई। मैंने अभी 2016 में IIT BHU में कॉन्सर्ट किया था, वहाँ पे मैंने खुद का गाना गाया था, प्यार ज़ाया नहीं, जो मेरा फर्स्ट कंपोजिशन था। तो वो मेरे साथ, पूरी ऑडियंस मेरे साथ गा रही थी, तो वो एक अलग मज़ा था, वो एक अलग था कि हाँ, मेरा गाना गा रहा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपका खुद का गाना होना चाहिए आपके पास। गाना आपका जो रिलीज़ हो रहा है वो 4 लाइन है। ओके, ऑनलाइन नाराज़गी। हाँ। ऑनलाइन नाराज़गी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, एंड ये सॉन्ग जो है ये आजकल के ऑनलाइन रिलेशनशिप्स के बारे में है। लाइक लोग बहुत ही जल्दी आजकल डिजिटल ज़्यादा हो गए हैं, तो डिजिटली ब्रेकअप हो जाते हैं, डिजिटली नाराज़ हो जाते हैं। तो इस गाने में मैंने हमेशा, मेरा जॉनर अलग रहा है, पर इस गाने में मैंने अपने आप को हमेशा अलग हट के थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया। इसमें एक रैप भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा फंकी भी है, इट्स अ डांस नंबर। सो इसकी स्टार्टिंग होती है, इंस्टा पे मैसेज करूं तू ना करे रिप्लाई, मैसेज को सीन करे तेरा सीन क्या है भाई, टीपी ना टिकती तेरी व्हाट्सएप पे मुझे सीज किया, बिना बोले स्टैचू तूने मुझे फ्रीज किया। सो ये एक चुलबुली सी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें जहाँ हैं, तो ये गाना बेसिकली उसके लिए है। तो ऑनलाइन नाराज़गी, मतलब कि जो रिलेशनशिप में ऑनलाइन नाराज़गियाँ हो जा रही हैं, आप मिल नहीं रहे हो, बट हाँ, वो मैसेज नहीं सीन कर रहे हैं या फिर रिप्लाई नहीं कर रहे, तो उस बेसिस पे पूरा गाना है, जिसको काकी ने भी, मतलब जो मेरी को आर्टिस्ट है, शी इज़ एन ऑल्सो इंटरनेशनल सिंगर, और वो तो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, सो वो भी, उनका भी इसमें पार्ट है, शी इज़ ऑल्सो देयर इन दिस सॉन्ग। आपने क्योंकि आप करियर आपका 2016 से ही एक रफ्तार पकड़ा, लेकिन उससे पहले ही आप इस फील्ड में थे, लगे रहे, नेवर गिव अप जो एटीट्यूड होता है आपका हमेशा वो रहा, जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ और सुन पा रही हूँ। फिर भी क्योंकि ये लाइफ है, अनप्रेडिक्टेबल होती है लाइफ, एक जो मोमेंट लगा कि अब नहीं हो पाएगा, कभी आया ऐसा मोमेंट? एक जो मोमेंट लगा कब नहीं हो पाएगा, वो तब आया जब वो जो पीरियड था जब मैंने सारे लेबल्स को अप्रोच किया और अपने ओन कॉम्पोजिशंस भेजे। खुद से मैंने अपने सारे कॉम्पोजिशंस बनाए थे, मतलब सारे गाने मेरे खुद के थे, और रिप्लाई जब सामने से नहीं आता है तो उस समय दिक्कत ये आती है कि यार मतलब आई एम नॉट डिज़र्विंग, या फिर पसंद नहीं आया लोगों को, या फिर बस कवर सॉन्ग ही सुनना चाहते हैं मेरे से। तो वो जो मोमेंट था, जब तक रिप्लाई नहीं आया तब तक मेरे लिए बहुत ही डिप्रेशन वाला पीरियड था कि क्या मतलब आई हैव टू क्विट, मुझे छोड़ना पड़ेगा या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो वो बहुत ही डिप्रेसिव पीरियड था मेरे लिए, कि एक होप सा खोने लगा था मैं, कि लग रहा है कि मेरे खुद के गाने पसंद नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, बट वो मेरा मिथ था।
ऐसा कुछ नहीं था, वो राइट टाइम का वेट हो रहा था, तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें आई, राइट कॉल, और आई एम हियर। ये खास संदेश जो अभी इन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक समय होता है, और अगर आप छोड़ देंगे तो आपके बाद भी कोई है जो उस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है। बिल्कुल। तो लगे रहें फील्ड में। एक खास सवाल, क्योंकि आपने कहा कि अब आप यहाँ पर आ चुके हैं, आपके कई फेवरेट सिंगर भी हैं, चाहे आतिफ की बात करते हो, पेपॉन की बात करते हो, ए आर रहमान की बात करते हो, उनके गाने कौन से अच्छे लगते हैं, सुना दें अगर। बेसिकली इंडिया में सबसे अच्छा कंपोजर अगर मुझे लगते हैं तो वो रहमान सर लगते हैं, क्योंकि उनकी कंपोजिशन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है। और अगर सिंगर्स में आए तो कई सारे सिंगर्स भी ऐसे हैं जो अपने गानों पे कंपोजिशन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, लाइक पेपॉन हैं, अरिजीत है, अरिजीत इज़ माई फेवरेट, आतिफ हैं जो अभी इंडिया में नहीं हैं बट उनकी कंपोजिशन का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। सो ये सारे सिंगर्स जो हैं तो इनके गानों की बात ही अलग होती है, और ये वो सिंगर्स हैं जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि स्टूडियो तक नहीं रह गए हैं। अगर आप इनको लाइव सुनेंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही साउंड करेंगे जैसे आप, क्योंकि मैं भी वही बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले लाइव आर्टिस्ट पे ही फोकस किया है मैंने, तो लाइव जो साउंड कर सकता है एग्जैक्टली वही असली सिंगर होता है मेरे हिसाब से। सो इनके मैं एक ही गाना फुल ऑन सुनाना चाहूँगा जो पेपॉन का है। पेपॉन का बहुत ही अच्छा गाना है। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे रे। सो ये पेपॉन का एक फेवरेट सॉन्ग है मेरे लिए। बहुत अच्छा गाना, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे क्योंकि मैं आपको भी सुन रही हूँ लगातार, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉलीवुड ही सुन रही हूँ, बॉलीवुड के सिंगर्स को ही सुन रही हूँ। और जब मैं बॉलीवुड का नाम लेती हूँ और एक जब बच्चा सपना देखता है तो एक मुकाम, हायर मुकाम आता है बॉलीवुड का जी, वहाँ के लिए क्या सोचा है? कोई ऑफर आया हो या आपको अप्रोच आपने खुद किया हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी इस लाइफ में यहाँ तक पहुँचा हूँ कि इंडिपेंडेंटली पहुँचा हूँ। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इंडिया में होना बहुत टफ है। जितने भी हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगलिंग हैं या जो कुछ कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी होप खो देते हैं। लाइक लेबल्स पे अप्रोच करते हैं जैसे मैंने किया, वेट करते हैं, रिप्लाई नहीं आता, मोटिवेशन खो देते हैं, एंड देन फिर वहाँ से क्विट कर जाते हैं। पर वो फेज़ मेरे साथ आया, वो तो 9XM इंटरनेशनल और टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, मेरा बिलीव किया मेरे में। पर सारे आर्टिस्टों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, सबको वो मुकाम नहीं मिल पाता है, तो वो होप खो देते हैं। लेबल्स और इंडिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंटली आप अपने आप पे फोकस करो और बिलीव करो, ग्रो करो, रेदर देन आप खुद के यूट्यूब चैनल पे निकलने के चलते में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं इंडिपेंडेंटली पहुँचा हूँ यहाँ तक। और आप जो बोल लो ऑफिस एंड ऑल, बहुत सारे हैं और बहुत लाइंड अप भी हैं। सबको एक ही शर्त रखी गई है, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, पर सॉन्ग के हिसाब से काम करेंगे। इफ़ वो वर्कआउट होगा, आई विल डेफिनेटली वर्क विद देम, बिकॉज सब अच्छे हैं। पर मैं किसी के साथ एज एन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आई एम वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यहाँ तक वैसे ही पहुँचा हूँ, आगे भी वैसे ही पहुँचूँगा। तो ये थे जेब वर्ड, बहुत सारे चेहरे खास। और जब मैं गोरखपुर की बात करती हूँ तो लगातार मैं आपके सामने ऐसे चेहरों को ला रही हूँ जो प्रेरित करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं आपके सपनों को, क्योंकि ये खास चेहरा है। और खास चेहरा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस मुकाम पर हैं, खास चेहरा इसलिए है क्योंकि मुकाम से पहले उन्होंने जो जर्नी जी है, जो स्ट्रगल किया है, ये एक वो कहानी जो है वो आपको प्रेरित करेगी। नम आंखें भी होंगी, बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे ही चेहरों को लाते रहेंगे। और इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, यहाँ पर जाइए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, व्यूज़ बढ़ाइए और सपोर्ट करिए, क्योंकि गोरखपुर आगे बढ़ रहा है। मैं हूँ यशस्वी, आप देख रहे थे NB न्यूज़ गोरखपुर।